अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली चैप्टर 3 का नियर लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि फर्म के एक्सटर्नल रिलेशंस क्या होंगे। पहले हमने पढ़े थे फर्म के इंटरनल रिलेशंस के जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज का आपस का रिलेशनशिप है। आज स्टडी करते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस कि फर्म आउटर पार्टीज के साथ किस तरह से डील करती है, आउटर पार्टीज के साथ किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करती है, या इनके ये आउटर पार्टीज से अपनी जॉब्स किस तरह से करवाती है। बेसिकली किसी भी फर्म का मकसद होता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को, फर्म के गोल्स को अचीव किया जाए, और फर्म का मेन गोल होता है प्रोडक्शन करना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। अब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करवाने के लिए फर्म दो तरह के काम करती हैं। एक तो एम्प्लॉइज हायर कर लेती हैं, मैनेजमेंट हायर कर लेती हैं ताकि प्रोडक्शन की जा सके और प्रोडक्शन का काम विद इन फर्म हो सके। दूसरा तरीका क्या होता है कि फर्म एक्सटर्नल पार्टी से अपने कुछ काम करवा लेती है, या बाज़ फर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने सारे के सारे काम एक्सटर्नल पार्टी से करवाती हैं। तो इंटरनल रिलेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने सेंट्रलाइजेशन को पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ा, स्पैन ऑफ कंट्रोल को देखा। अब आते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस कि फर्म्स एक्सटर्नल पार्टीज के साथ किस तरह से कंसल्ट करती हैं, किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं। उसकी पहली एग्जांपल है आउटसोर्सिंग। Assigning some jobs of the firm to external parties, that is called outsourcing. बेसिकली आउटसोर्सिंग में क्या होगा कि फर्म अपने कुछ काम एक्सटर्नल पार्टीज को दे देगी, दूसरी फर्म्स को दे देगी कि आप हमें ये काम करके रेडीमेड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर दें। किसी भी फर्म के मेनली दो तरह के काम होते हैं, एक होते हैं उसकी कोर एक्टिविटीज और दूसरी होती है उसकी नॉन कोर एक्टिविटीज। तो फर्म करेगी क्या? बहुत सी फर्म्स ऐसी करती हैं, एक है आपकी कोर एक्टिविटीज, दूसरी है नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज जो फर्म का मेन काम है, जिसके अंदर फर्म की अपनी स्पेशलिटी मौजूद है, जबकि नॉन कोर एक्टिविटीज ऐसी रिलेटेड जॉब्स हैं जो फर्म अगर खुद ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, या फर्म के पास उन एक्टिविटीज को करने के लिए प्रॉपर स्किल या लेबर मौजूद नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं मर्सिडीज कंपनी की। मर्सिडीज की कोर एक्टिविटी है मर्सिडीज का इंजन प्रोड्यूस करना, मर्सिडीज का मेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना, ऐसा स्ट्रक्चर जो ड्रिफ्ट ना करे, ऐसा स्ट्रक्चर जो गाड़ी को स्किड ना करने दे, उसे स्लिप ना करने दे। ये इनका मेन काम है मर्सिडीज का, कि ये ऐसी गाड़ी बनाते हैं जिसका इंजन पावरफुल है और जिस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत अच्छी है। नॉन कोर एक्टिविटीज क्या हैं मर्सिडीज के अंदर? सीट्स भी इंस्टॉल होंगी, मर्सिडीज के लिए बैक व्यू मिरर्स भी चाहिए, मर्सिडीज में रिवर्स करने के लिए कैमरा भी चाहिए, सेंसर भी चाहिए जो गाड़ी को टकराने से बचा सके। इसी तरह मर्सिडीज वालों को टायर्स भी चाहिए, मर्सिडीज वालों को ग्लासेस भी चाहिए, विंड स्क्रीन भी चाहिए। ये मर्सिडीज के लिए नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इनका मेन काम ग्लास प्रोड्यूस करना नहीं है, या फोम प्रोड्यूस करना नहीं है, या कैमरा प्रोड्यूस करना नहीं है। सो होगा क्या? मर्सिडीज जो अपना मेन काम है, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का स्ट्रक्चर, उसकी फिटिंग, ये खुद करेगी। लेकिन जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल सीट कवर्स, सीट के लिए फोम, ग्लासेस, बैक व्यू मिरर्स,
कैमरास ये दूसरी पार्टी से बने बनाए ले लो। दैट इज एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग, कि मेन काम खुद करें और जो दूसरा काम है, जो आपका असल काम नहीं है या जिसमें आपकी स्पेशलिटी नहीं है, वो किसी ऐसी फर्म को असाइन कर दिया जाए जिसके पास स्पेशलिटी है। इसी तरह बहुत सी अकाउंटेंसी फर्म्स वो अपना आईटी का काम आउटसोर्स कर देती हैं कि उनको परमानेंट आईटी स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए होता, तो जब उन्होंने फर्म में इंस्टॉलेशन करवानी हो वो किसी एक्सटर्नल फर्म से राब्ता करते हैं कि वो उनके आईटी सिस्टम बना के दे दे। इसी तरह अकाउंटेंसी फर्म्स या बिजनेसेस अपने आईटी सॉफ्टवेयर्स आईटी फर्म से बनवा लेते हैं उनको अपनी डिमांड्स देके। इसी तरह टेक्सटाइल फर्म्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ये अपनी लॉजिस्टिक यानी कि रॉ मटेरियल्स लेके आना और फिनिश्ड आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना, इस काम को ये आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उनका मेन काम तो है प्रोडक्शन, ना कि ट्रांसपोर्ट चलाना, तो अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम आउटसोर्स कर देते हैं, विच इज अ नॉन कोर एक्टिविटी। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर ये लोडिंग अनलोडिंग का काम आउटसोर्स कर देते हैं। मेजॉरिटी बिजनेसेस अपना कैंटीन का काम आउटसोर्स कर देते हैं। दैट इज आउटसोर्सिंग, कि अपने मेन काम को छोड़ के जो नॉन कोर एक्टिविटीज या गैर अहम काम हैं वो किसी और फर्म से करवा लेना, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब इसके बेनिफिट्स, आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले मैनेजमेंट इज फ्री टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। जब मैनेजमेंट नॉन कोर एक्टिविटीज का काम आउटसोर्स कर देगी, किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे देगी, तो मैनेजमेंट के पास ज्यादा फ्री टाइम बच जाएगा अपनी कोर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करने के लिए। जिस तरह हमने मर्सिडीज की एग्जांपल ली, तो मर्सिडीज की मैनेजमेंट के पास ज्यादा टाइम होगा कि वो अपने मेन काम पे तवज्जो दे, इंजन के ऊपर, गाड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर और फैसिलिटीज के ऊपर। दूसरा, अब फर्म की जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उनमें फर्म की अपनी एक्सपर्टी नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो करेंगे क्या? ये मार्केट से किसी एक्सपर्ट को ढूंढ लेंगे जो इनका नॉन कोर काम अच्छे तरीके से कर सके। फॉर एग्जांपल एंग्रो फर्टिलाइजर की एग्जांपल लेते हैं। एंग्रो का मेन काम है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, लॉजिस्टिक इनका काम नहीं है। सो हुआ क्या है, एंग्रो ने अपने साथ कई लॉजिस्टिक वाली फर्म्स को एंगेज किया हुआ है। लॉजिस्टिक फर्म्स वो हैं जो दूसरी कंपनीज का सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एनएलसी, एजिलिटी और कई फर्म्स हैं। सो अब एजिलिटी की या एनएलसी की स्पेशलिटी है सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। सो फर्म को फायदा क्या है कि उनकी अपनी स्पेशलिटी तो नहीं है उस काम में, उन्होंने एक स्पेशलिस्ट फर्म हायर कर ली इस काम के लिए, ताकि नॉन कोर एक्टिविटी भी बेहतर तरीके से हो सके। फिर ये भी हो सकता है कि जैसे हमने पहले बात की कि अगर नॉन कोर वर्क के लिए, नॉन कोर एक्टिविटी के लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए, तो हो सकता है फर्म उस स्पेशलिस्ट को इंटरनली एम्प्लॉय ना कर सकती हो, या अगर उस स्पेशलिस्ट को एम्प्लॉय कर सकती हो तो फर्म के लिए उस स्पेशलिस्ट को हायर करना, मुस्तकिल बुनियाद पे अपने साथ एंगेज करना महंगा हो, ज्यादा पैसे पे करने पड़े। जिस तरह बहुत सी फर्म्स, बल्कि मेजॉरिटी फर्म्स अपनी गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस का काम आउटसोर्स कर देती हैं। अब एक तरीका तो ये है कि अपने मैकेनिक हायर कर लिए जाएं,
अपनी वर्कशॉप बना ली जाए और अपने टूल्स खरीद लिए जाए। उस सूरत में होगा क्या, वर्कशॉप का रेंट देना पड़ेगा, टूल्स बाय करने पड़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और स्टाफ को परमानेंट हायर करना पड़ेगा। जबकि गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस का काम चंद एक बार ही निकलता है। सो बजाय इसके कि फर्म अपनी वर्कशॉप बनाए, वो करते क्या हैं, अपनी गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस का काम आउटसोर्स कर देते हैं ताकि उन्हें मुस्तकिल बुनियाद पे हैवी एक्सपेंडिचर ना करने पड़े। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आउटसोर्सिंग के ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला, रिलायंस ऑन अदर पार्टीज। जब फर्म अपना काम अदर पार्टीज के ऊपर छोड़ देगी तो फर्म खुद मुख्तार नहीं रहेगी, फर्म डिसीजन मेकिंग में सॉवरेन नहीं रहेगी, क्योंकि जब जो काम इन्होंने आउटर पार्टी से करवाना है, इनका काम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एंग्रो ने किसी कंपनी से ऑर्डर ले लिया, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर ले लिया 1 लाख बैग्स का, कि उससे एंग्रो 1 लाख बैग यूरिया सप्लाई करेगी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। अब एंग्रो चाहे प्रोडक्शन ऑन टाइम कर ले, एंग्रो ने अपना लॉजिस्टिक का काम आउटसोर्स किया हुआ है। सो एंग्रो अपना ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक अगली पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती कि इनके रेडी स्टॉक को, रेडी आउटपुट को पिक करके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा दे। इसी तरह मर्सिडीज अपनी गाड़ी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं कर सकती जब तक इसके आउटसोर्स्ड जो पार्टनर्स हैं वो अपनी गुड्स या अपनी प्रोडक्शन इनको प्रोवाइड नहीं करते ऑन टाइम। तो अदर पार्टीज के ऊपर रिलायंस हो जाता है। दूसरा, ये भी हो सकता है कि जिन पार्टीज को आपने अपने साथ एंगेज किया है वो अपनी बात से फिर जाएं या अपने प्रॉमिस से मिसकमिट करें, कि उन्होंने जो काम अपने जिम्मे लिया था उसे करने में नाकाम हो जाएं या उसे उस स्पेशलिटी के साथ ना करें या उसे ऑन टाइम ना कर सकें। इफेक्ट क्या आएगा, फर्म की गुडविल सफर करेगी, फर्म अपने कस्टमर लूज कर सकती है या एटलीस्ट कस्टमर की डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगी। That is one example of external relations. Second is virtual organization. A group of persons working together by some network without any physical office or premises। आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है दुनिया में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी सारी एक्टिविटीज आउटसोर्स कर देती है, अपनी कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स कर दी, अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स कर दी। और ये जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, इन्होंने कोई फॉर्मल ऑफिस या हेड ऑफिस नहीं बनाया होता, बल्कि ये तमाम लोग अपने घरों से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब घरों से ऑपरेट कैसे करेंगे? किसी नेटवर्क के जरिए, फॉर एग्जांपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ईमेल, टेलीफोन और सम इंटरनेट टाइप स्टेशन। कोई इंटरनेट सिस्टम डिवाइस कर लेते हैं जिससे आपस में कनेक्टेड रहते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज ये आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर है जिसका काम कंस्ट्रक्शन करना है हाउसेस की, तो इस बिल्डर को कोई प्रॉपर ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम घर से बैठ के कर सकता है। अब ये करेगा क्या? जब इसे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे ये सप्लायर को कॉल कर देगा, जब इसको मजदूर चाहिए होंगे ये अपने वर्कर्स से टेलीफोन के जरिए राब्ता कर लेगा और उन्हें डायरेक्टली साइट के ऊपर कॉल कर लेगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाती हैं आउटसोर्स्ड पार्टीज का, एक्सटर्नल पार्टीज का, कि इन्होंने अपने साथ रिलायबल एक्सटर्नल पार्टीज एंगेज की होती हैं ताकि जब भी इनको किसी काम की जरूरत हो
इन्हें बगैर डिले के ऑन टाइम काम की डिलीवरी मिल सके। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है बिल्डर की, इन्होंने अपने साथ सप्लायर एंगेज किए होते हैं ब्रिक्स के, स्टोन के, सैंड के, सीमेंट के, आयरन बार्स के। इसी तरह इन्होंने अपने साथ एंगेज किए होते हैं इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स वगैरह। इन्होंने अपने साथ लेबर अटैच की होती है। सो करेंगे क्या, ये अपने घर से ही ऑपरेट करेंगे यूजिंग सम नेटवर्क, नॉर्मली टेलीफोन और ईमेल। तो ये कहलाती है आपकी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह बाज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खुद सेलिंग का काम करती हैं, कि स्मॉल स्केल बिजनेस है। आजकल बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, किसी होलसेलर से कोई आर्टिकल परचेज कर लिया और उस आर्टिकल को घर में ही स्टोर कर लिया और बाद में उस आर्टिकल्स को OLX के ऊपर या जो दूसरी मार्केटिंग साइट्स हैं उनके ऊपर एडवर्टाइज किया और फिर बाई किया या करीम राइडर को यूज करते हुए उसकी डिलीवरी कर दी और पैसे वसूल कर लिए। तो बगैर किसी हेड ऑफिस के या बगैर किसी फिजिकल प्रेमिसेस के ये कंपनीज अपना काम करती हैं। दीज आर कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। Theories of organization structure. किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस तरह का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रखना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कई तरह के हैं। बाज कहलाते हैं ऑटोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहां तमाम काम कमांड के जरिए होता है। कुछ लोगों को अपेरेंट अथॉरिटी दे दी जाती है दूसरों के ऊपर और वो दूसरे लोगों से अपना काम अथॉरिटी के जरिए या ऑर्डर के जरिए करवाते हैं। फिर एक होता है आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक से उलट चला जाता है। फिर एक कहलाता है आपका स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, इसका नाम माइंड से स्किप हो रहा है, that structure is called अभी राइट नाउ माइंड्स का नाम स्किप हो रहा है, जिसे बेसिकली अगर उर्दू में कहा जाए तो जमहूरी रवायत कहलाई जाएगी कि फर्म के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो आपस की कंसल्टेशन के जरिए की जाएगी, किसी सिंगल पर्सन की अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं चलेगी। जी दैट इज डेमोक्रेटिक। पहला है ऑटोक्रेटिक जिसके अंदर अथॉरिटी चलेगी, दूसरा है डेमोक्रेटिक जमहूरी के जो भी प्रॉब्लम आएगा या जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, कंसल्टेशन होगी और फिर डिसीजन किया जाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्ट्रक्चर एडॉप्ट करना चाहिए, क्या ऑटोक्रेटिक करे या डेमोक्रेटिक करे, ये डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, वो किस तरह की मार्केट में ऑपरेट कर रही है, इसका रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डिग्री ऑफ राइवलरी क्या है, मार्केट में चेंज किस स्पीड पे आ रही है, उसको देखते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करना लाजमी होता है। वजह बेनिफिट्स ऑफ अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
कि किसी फर्म के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना किस लिए जरूरी है? सबसे पहला, एम्प्लॉइज रोल्स आर स्पेसिफाइड। जब कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया होगा, तमाम एम्प्लॉइज को पता होगा उन्होंने कौन सा काम करना है, किसके जिम्मे कौन सी ड्यूटी है। दूसरा, रिलेशनशिप्स आर लॉजिकल, कि एम्प्लॉइज का आपस का जो रिलेशनशिप है उसकी लॉजिक डिफाइन हो जाती है कि हु इज आंसरेबल टू होम, कौन किसके आगे रिस्पॉन्सिबल है, किसको आंसरेबल है। तीसरा, हाई एफिशिएंसी। जब हर किसी को पता है उसका रोल क्या है, हर किसी को पता है उसने किसको आंसर करना है, तो फिर एम्प्लॉइज अपना काम एफिशिएंटली करते हैं, हर एक को अपना रोल पता होता है, तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। जब एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो एम्प्लॉइज का मोरल हाई होगा। मोरल मींस वो इंटरनल फोर्स जो किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर करती है, कंपेल करती है, दैट इज कॉल्ड मोरल। देन clients get quality output on time। क्लाइंट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑन टाइम पूरे होंगे और उन्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेगी। वजह क्या है? एफिशिएंसी हाई है। देन डिसीजन मेकिंग इज क्विक। जब हर बंदे को उसका अपना रोल, स्पेसिफिक रोल पता है, हर किसी को पता है उसने कौन सा काम करना है, तो हर बंदा अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग तेजी से हो सकेगी। रिडंडेंट और आइडल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिमूव्ड। जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा तो फर्म में फारिग वर्कर्स की तादाद कम हो जाएगी। वजह क्या है? हर एक का रोल डिफाइन है, तो ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा हैं या जिनका फर्म में कोई खास काम नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता फर्म में से रिमूव होते जाएंगे, तो जो आइडल मैनेजमेंट लेयर्स हैं वो फर्म के अंदर से खत्म हो जाएंगे। और अगर फर्म ने कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया, इफेक्ट क्या आएगा? कि फर्म नाकाम हो गई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने में, उसका नुकसान क्या होगा? इन्हीं पॉइंट्स को उल्टा दें तो वो ड्रॉबैक्स बन जाएंगे। इसके क्या ड्रॉबैक होगा? एम्प्लॉइज के रोल्स नॉन स्पेसिफाइड होंगे, कि बेसिकली एम्प्लॉइज के रोल्स के अंदर ओवरलैपिंग आएगी, कि एक ही काम कई बंदों को असाइन कर दिया गया होगा। सो लोग एम्प्लॉइज कंफ्यूज होंगे कि बेसिकली मेरी स्पेसिफिक जॉब क्या है। दूसरा, रिलेशनशिप्स आर इलॉजिकल। एम्प्लॉइज को अथॉरिटी का ही नहीं पता होता कि वो किसके आगे आंसरेबल हैं, वेदर दे आर आंसरेबल टू देयर सुपरवाइजर, मैनेजर, हायर मैनेजर, और डायरेक्टली आंसरेबल टू हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मीन टू से सीईओज और डायरेक्टर्स। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और एक एम्प्लॉई ठीक काम नहीं कर रहा या अपनी सीट से एब्सेंट है, तो जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है वो कभी भी उस एम्प्लॉई से डायरेक्टली आंसर नहीं लेते, वो डायरेक्टली उस एम्प्लॉई को कॉल नहीं करते, वो बेसिकली उसके मैनेजर को कॉल करते हैं कि फलां एम्प्लॉई अपनी सीट पे क्यों नहीं है, या फलां काम जो किसी एम्प्लॉई के जिम्मे था उसने ऑन टाइम क्यों नहीं किया, ताकि हिरार्की लेवल मेंटेन रहे। एम्प्लॉइज आंसरेबल होंगे सुपरवाइजर से, उनके कंडक्ट के लिए सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होगा मैनेजर के आगे, और सुपरवाइजर्स के कंडक्ट के लिए मैनेजर आंसरेबल होगा डायरेक्टर्स के आगे। फिर जब रिलेशनशिप ही क्लियर नहीं है, रोल अनस्पेसिफाइड है, तो एफिशिएंसी लो हो जाएगी,
फर्म की प्रोडक्टिविटी कम होगी। एफिशिएंसी के लो होने का मतलब ये है कि पर एम्प्लॉय आउटपुट, एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय वो कम हो जाएगा। फिर जब रोल ही स्पेसिफिक नहीं है कि किस बंदे ने कौन सा काम किया है, तो लोगों को उनके काम के अगेंस्ट प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उससे एम्प्लॉयज का मोरल लो हो जाएगा। फिर जब एम्प्लॉयज का मोरल लो है, एफिशिएंसी लो है, तो क्लाइंट्स के ऑर्डर एक तो ऑन टाइम पूरे नहीं होंगे, और दूसरा जो प्रोडक्शन, जो आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करेगी उसकी क्वालिटी नॉर्मली लो होगी। रीजन क्या है? जॉब्स अनस्पेसिफाइड हैं। लोगों को पता है मैं जैसी भी सर्विस क्वालिटी प्रोड्यूस कर दूं या गुड क्वालिटी प्रोड्यूस कर दूं, उसके लिए मैं डायरेक्टली आंसरेबल नहीं हूंगा, क्योंकि रोल ही स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा काम किसने किया है। फिर इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग आमतौर पे लेट हो जाती है कि फर्म क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती फास्टली चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो डिसीजन मेकिंग के लेट होने का इंपैक्ट क्या आता है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी अराइज हुई थी, फर्म उसका बेनिफिट लेने में नाकाम हो जाती है। और फिर लास्ट, जब रोल्स अनस्पेसिफाइड हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी आइडल लेयर्स आ जाती हैं। फर्म के अंदर बहुत से ऐसे इंप्लॉइज आ जाते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे होते, ये जिन इंप्लॉइज के बगैर भी गुजारा हो सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पीआईए। पीआईए में दुनिया की किसी भी एयरलाइन से डबल इंप्लॉइज हैं, यानी कि जितने इंप्लॉइज रिक्वायर्ड हैं उससे तकरीबन डबल इंप्लॉइज पीआईए में मौजूद हैं। उसके बावजूद रिडंडेंट रहने का रुझान ज्यादा है। पीआईए की सर्विस क्वालिटी पुअर है, पीआईए ऑन टाइम सर्विस नहीं दे पाती, और कार्गो हैंडलिंग, लगेज हैंडलिंग वो भी पुअर है, एयरक्राफ्ट की रिपेयर मेंटेनेंस वो पुअर है, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ज्यादा हैं। अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखें तो एमिरेट्स एयरलाइन का लास्ट एयर क्रैश 1985 में हुआ था। लफ्थांसा का आखिरी एयर क्रैश 1970s में हुआ था। ब्रिटिश एयरवेज का आखिरी एक्सीडेंट भी, एयर क्रैश भी 1980s में हुआ था। पीआईए के 70 इयर्स की हिस्ट्री में 28 एयर क्रैशेस हैं। रीजन क्या है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जिस वजह से लोगों के रोल्स अनडिफाइंड हैं, सर्विस क्वालिटी पुअर है, और रिडंडेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है। कल का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह थोड़ा लॉन्ग होगा, जिसके अंदर हम प्रॉपर थ्योरीज को स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी मैनेजमेंट थ्योरीज अवेलेबल हैं, हाउ टू मैनेज द फर्म्स, या हाउ टू adopt a proper management structure for a firm। वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज।